जंगल के रास्ते फिर मेरे को हरियाणा में ले गए। हरियाणा के अंदर ले जाके उन्होंने जंगलों में कार रोकी। वो लोग मारते रहे, मैं बहुत गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही कि आप मुझे मारो मत। जिस तरह मतलब किसी कुत्ते को खींचा जाता है, इसी तरह मेरे को भी जिंदगी से खींचते हुए ऊपर डाल दिया। मेरा नाम सुनीता चौधरी है। मेरी शादी बहुत थोड़ी सी उम्र में कर दी गई। शादी होने के बाद मैं ससुराल चली गई और मेरे ससुराल वाले दहेज के लोभी थे। वो कहते कार नहीं दिया, ये नहीं दिया, और उसके बाद पैसा भी कम दिया है, और हम लोग एक डॉक्टर हैं तो दिल्ली के अंदर मकान लेंगे और अपनी कार होगी तो सबको लगेगा हाँ कि इसके लड़के को कार मिली है। कितनी बार उन्होंने मुझे मारा पीटा, और मारने पीटने के बाद में जब मैं अपने गांव आई तो बताया कि वो मुझे रोज़ मारते पीटते हैं, मैं उस घर में नहीं गया। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि जिस घर में शादी करी है उसी घर से लड़की के अर्थी निकलना चाहिए, और कभी भी जो है ना आप वहाँ से मत आना, कोई बात है तो आप हमारे पास खबर नहीं देना। उनके कहने से मैं चली गई। जाने के बाद मुझे बस 3 दिन ही हुए थे। 3 दिन के बाद में मैं खाना बनाया, कपड़े धोए, तो मेरे जो ससुराल वाले थे उन्होंने उसको फ़ोन किया। तो मैं उस फ़ोन से इतना वाकिफ़ नहीं थी कि फ़ोन शायद हालचाल पूछने का ही होगा। उन्होंने एक कार करी और कार के अंदर डाल के वे उधर से जंगल के रास्ते फिर मेरे को हरियाणा में ले गए। हरियाणा के अंदर ले जाके उन्होंने जंगलों में कार रोकी, और वहाँ पर ही उनका एक मकान बना हुआ था जंगल के अंदर ही। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे ले जाके ऊपर बांध दिया। बांधने के बाद वो मारते रहे और मैंने सोचा आज तो मौत है, आज मेरा बच पाना बहुत मुश्किल है। वो लोग मारते रहे, मैं बहुत गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही कि आप मुझे मारो मत। कहते हैं कि अब देखते हैं तुम्हें कौन आता बचाने वाला। फिर उन लोगों ने मारपीट के मुझे छत पर फेंक दिया ऊपर, खींच के। जिस तरह मतलब किसी कुत्ते को खींचा जाता है, इसी तरह मेरे को भी जिंदगी से खींचते हुए ऊपर डाल दिया। तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी और सांस भी मुझे नहीं आ रहा था, मैं बेहोश थी। तो उन्होंने सोचा ये ख़त्म हो गई। अब ये लोग वहाँ पे गड्ढा खोदने लगे मेरे को दाबने के लिए। किसी तरह मेरे को होश आया। होश आने के बाद मैं ऊपर से मैंने अपनी छलांग लगा दी। कहते हैं कि जान बहुत प्यारी होती है। छलांग लगाने की आवाज़ जैसे ही वहाँ पे पहुँची तो वे लोग भी मेरे पीछे दौड़ पड़े। मुझे ये नहीं पता कि मैं किस तरफ दौड़ रही, किधर जाना मुझे ये भी नहीं मालूम था। मैं दौड़ती गई। आगे कुत्ते भौंक रहे थे, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए एक झुग्गी थी उसके अंदर घुस गई और डर के मारे में थर थर काँप रही थी। वहाँ पर जब झुग्गी में घुसी तो वे लोग जो थे वहाँ पे जाके और चोर करके शोर मचाने लगे। तो कोई टॉर्च लेकर आ रहा तो कोई लाठी लेकर आ रहा। जैसे उन्होंने टॉर्च मारा वो कह रहे पकड़ो साले को। तो उसी टाइम मैंने कपकपाती आवाज़ में बोला कि मैं चोर नहीं हूँ, और मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर मुझे बाहर निकाला, मेरे कपड़े लत्ते सब फटे पड़े थे, और उस टाइम मेरी आवाज़ भी कल से नहीं बन रही थी। बहुत बुरा हाल था मेरा। बाहर जैसे ही निकाला बिठाया मेरे को तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि गर्म घाव के अंदर में बहुत दूर तक बाकी थी। और फिर लोगों ने पूछा तो मैंने बताया कि मैं वहाँ से दिल्ली से मुझे मारने के लिए लोग लाए थे और मैं ऊपर से कूद गई थी अपनी जान बचाने के लिए। फिर वो लोग इकट्ठे होने के बाद में उस थाने में गए जिस इलाके का लाए थे। वहाँ का पुलिस कहने लगा कि मामला दिल्ली का है और दिल्ली जाइए, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसको दिल्ली से मारने के लिए लाए थे। तो दिल्ली में ही कंप्लेंट हो गई। 3-4 दिन मुझसे उठा नहीं गया। अगर मैं लेटती तो मुझसे लेटा भी नहीं जाता था, क्योंकि मेरा शरीर में इतने जख्म थे कि मेरा जो शरीर था वो जो गांव के अंदर डंडे होते हैं वो इतने जख्म हो रहे थे। उन्होंने इतना मारा था मुझे, लेटते हुए भी वो मेरे जख्म चुभते थे। उन लोगों ने मुझे दूध दिया, हल्दी डाल के दूध दिया, दवाई दिलाई डॉक्टर से।
जब कुछ चलने के लायक हुई तो कहा आप चले जाइए दिल्ली, और जहाँ से आपको लाए थे वहाँ ही थाने में जाओ, कंप्लेंट करो। अब मैं वहाँ से किसी तरह दिल्ली आ गई। दिल्ली में आके थाने पहुँची तो पुलिस की गाड़ी मेरे को ऑल इंडिया मेडिकल लेकर गई और वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ और वहाँ पे FIR मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन मैंने रहने के लिए कहीं कोई ठिकाना नहीं था। तब मेरे को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया और मैं वहाँ पर अनाथ आश्रम में रही। मैं 1.5 महीने की गर्भवती थी जब उन्होंने मुझे मार के घर से निकाला। अब अनाथ आश्रम में रहने के बाद जो कि लाजपत नगर में था, मैं घर का कामकाज भी करती और उनके साथ मैडम जहाँ भी जाती मुझे साथ में लेकर जाती, और वहाँ पर मेरी जैसी और कई महिलाएं उस घर में रह रही थी। वहाँ जैसे जैसे मतलब 2-3 महीने ही मुझे उस घर में रहे हुए थे आश्रम में, तो वो मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर गई। तो डॉक्टर ने कहा कि ये गर्भवती है और इसके लिए जो है ना यहाँ पर ये आश्रम में रह रही है आपके साथ में, तो इसका जो बच्चा है पेट में। अब वो कहने लगी मैडम कि हमारे जो आश्रम में हम गर्भवती महिलाओं को नहीं रखते, आप बात करा दीजिए और या फिर यहाँ से छोड़ कर जाए। अब मेरे आगे कोई रास्ता नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उधर घर वाले भी कह चुके थे कि आप यहाँ पर जिस घर में शादी की तो उसी घर से आपके निकल जाना चाहिए। अब वहाँ का भी रास्ता मेरे लिए बंद हो चुका था। अब मैडम एक दिन मेरे को गाड़ी में बिठा कर वो अस्पताल में ले गई मेरा गर्भपात कराने के लिए। अब मैं ड्रेस पहना और अंदर चली गई, लेकिन जब मैंने उनके औजारों को देखा तो मैं डर गई, और डरने के बाद जो उनका लिटाने की बेंच होती है उससे उठकर मैं वहाँ से भागने लगी। तो मैडम कहने लगी आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, या तो गर्भपात कराओ वरना हम तुम्हें आश्रम से निकाल देंगे। तो मैंने कहा मैडम मुझे इन औजारों को देखकर डर लग रहा है और कुछ भी हो मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैं बहुत डर गई हूँ। इतने बड़े बड़े औजार हैं जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। अब वहाँ से मैडम ने गाड़ी में बिठाया और बिठाने के बाद कहा आपने हमारी बात नहीं मानी और आपको हम इस आश्रम में नहीं रखें। मैडम ने भी मुझे निकाल दिया। मैं सड़क पर आ गई। वहाँ मैंने काम की तलाश कर, और काम की तलाश जिधर भी जाता है तो वहीं घरों में जाती पूछती कि आपके यहाँ मैं काम करना चाहती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मैं जानती हूँ और आप मुझे काम दे दीजिए। कई घरों में मैं गई लेकिन मुझे काम नहीं। उस समय लग रहा था अगर मुझे कोई रहने के लिए छत ही मिल जाए नीचे, मुझे कोई पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे रहने के लिए एक जगह मिल जाए। जगह तो जगह बहुत परेशान हुई। उस दिन कोई काम नहीं मिला और मैं हाथ का जो अस्पताल था उसके बाहर जाकर ले गई। उसके बाद काम साकेत में मैं वहाँ पर काम करती थी, और काम करने के बाद मैं एक झुकी थी, एक लेडी जो काम करती थी, मैं झुकी में उसी के साथ में काम करती और काम करने के लिए जाती। तो वहाँ पर कपड़े धोने पड़ते थे, पोछा लगाना पड़ता था, और वो सिर्फ 10 रुपये रोज के देते थे, लेकिन मेरे लिए 10 रुपये भी वो 10 लाख के बराबर है। इसी तरह समय बढ़ता जा रहा था और मेरा पेट भी बड़ा होता जा रहा था। डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर कहने लगा आपके साथ कौन है। मैंने कहा सर मेरे साथ में कोई नहीं है। तो बोला ससुराल वाले कहाँ हैं, आपके माँ बाप कहाँ हैं। तो मैंने कहा सर अभी है नहीं, बहुत दूर है। कहने लगे हम ऐसे भर्ती नहीं करेंगे, ये अकेले आदमी को हम यहाँ पर भर्ती नहीं करते, आप किसी को बुला लाइए तो हम आपको भर्ती कर लेंगे। अब उसके बाद मेरा रोते रोते बुरा हाल हो गया।
और मैं वहाँ पर बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में फिर मुझे नहीं पता कब किसने मुझे एडमिट किया। 1 हफ्ते के बाद मुझे होश आया। तो जब होश आया तो मैंने देखा कि मेरा जो है ना सील लगा हुआ है और ग्लूकोज की बोतलें लगी हुई हैं। डॉक्टर मेरे पास आए, उसने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर अभी तो कुछ नहीं हुआ। कहने लगे आपको 1 हफ्ता हो गया, आपके लड़का पैदा हुआ है और हज़ारों केसों में से एक ऐसा केस है जो आपका बचा है, क्योंकि आपका खून का पानी बन चुका है और आपका जो बच्चा पैदा हुआ वो मेजर ऑपरेशन से हुआ। 2 दिन के बाद हमारा बच्चा एक्सपायर होने के बाद में फिर हमने सोचा हमें कुछ करना चाहिए, या तो दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। एजुकेशन भी इतना नहीं था, बहुत कम था मेरा। तो मैं यहाँ पर जो गाड़ी चलाते थे, जब गाड़ी में बैठते तो देखते कि पहला गेयर किधर पड़ता है तो दूसरा किधर पड़ता है, बस ऐसे ही देखते रहो और गाड़ी में आगे बढ़ जाते। देखते देखते फिर हमने कंडक्टर की भी नौकरी की। तो उस टाइम हमें 50 रुपये मैडम देती, तो हमें लगता था हमें बहुत पैसा मिल रहा 50 में। फिर सोचा यार अगर हम कुछ अपना करेंगे तो कुछ और भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो हमने इसी तरह गाड़ी की चलाने का ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद में वहाँ पर गाड़ी नहीं था, लाइसेंस हमारा बन गया। अब गाड़ी के लिए बहुत मजबूरी था। फिर हम इधर उधर धक्के खाते, हमने कहा कि हम लोग किराए पे ऑटो दे दो तो हम आपका पैसा देंगे। तब उस टाइम 300 रुपीज़ होता था जो कि ऑटो चलाता। अब हमें कभी मिलता कभी नहीं मिलता, लेकिन 300 रुपीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हम लोग दिन रात गाड़ी चलाते, एक जोड़ी कपड़े अपने ऑटो में ही रखते और रात को भी रेलवे स्टेशन पे अपना ऑटो खड़ा करते और रात को ट्रेन आती तो वहाँ से हम सवारी लेकर जाते। इसी तरह हम लोग जो सुलभ शौचालय होता है उसमें सुलभ शौचालय में हम लोग नहाते और अपने घर भी नहीं जा पाते। कभी हमें 10 रुपये बचते तो कभी कभी पैसा भी नहीं बचता था, तो कभी 20 बचते तो कभी 30 बचते, क्योंकि सब्जी भी अपना ही होता तो भरवाना पड़ता था। अब इसी तरह करते करते तो हम लोगों ने और मेहनत शुरू करना पड़े। चाहे दिन और रात हमारे लिए एक था। हम दिन रात ऑटो चलाने के बाद में हमने थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा किया। परिवहन विभाग होता है तो इसमें जो वैकेंसी निकली ऑटो की निकली, तो हमने ऑटो के लिए फार्म भर दिया, जबकि हमारा वो पहला ऐसा फार्म था। फार्म भरने के बाद वो यही सोचते यार ये लड़की है, पर आज तक किसी लड़की के नाम से कोई ऑटो नहीं आया है, क्या करें। उनकी मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में उन्होंने एक के स्पेशल रखा, स्पेशल उसमें जिसका नंबर था DL6 मॉडल। वो 6 मॉडल जो है ना उसको कोई और नहीं चला सकता था, उसको सिर्फ मैं ही चला सकती। तो दिल्ली में कुछ 5000 गाड़ियाँ आई थी। 5000 गाड़ियों के अंदर एक जो है ना 6 मॉडल का ऑटो, उसमें मेरे को भी दिया गया। पर्सनल ऑटो आने के बाद में तो फिर तो हमारी कहीं खुशी का ठिकाना नहीं था। हम लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि जो हम किराया देते थे तो कम से कम ये है कि हम लोग कमा के वो किस्त भर सकते हैं और हमारी खुद की गाड़ी अपनी हो सकती है। तो हम लोगों ने फिर जो ऑटो था उसी को अपना घर बना दिया। मेरा जो ऑटो है वो मुझे किसी लाखों गाड़ी से कम नहीं लगता, क्योंकि जो मेरे ससुराल वालों ने मुझे मार्केट में निकाला था एक गाड़ी के लिए, तो मुझे तो पता नहीं उसके पास में गाड़ी होगी या नहीं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा बड़ा तो नहीं। एक मैंने छोटा सा एक कमरा खरीदा है, जिस कमरे में मैं गाड़ी चला के सो जाती हूँ। और आज मेरे पास में खुद की अपनी एक गाड़ी,